हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ NK आर्य। तो हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसमें से फर्स्ट 2 एक्सरसाइज को रीड कर चुके हैं, उसका वर्किंग रूल पढ़ चुके हैं, तरीका सीख चुके हैं। अभी हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 1.3 NCERT के अकॉर्डिंग। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आज आपका टॉपिक क्या रहेगा? आज आपका टॉपिक है कि अंडर द रूट के अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि √2, √5, √3, √7 ये इस टाइप की चीज़ें क्या होती है? इरेशनल होती है। कैसी होती है? इरेशनल। ये हमने डायरेक्ट पता है, लेकिन इनको प्रूफ कैसे करते हैं, इनका प्रूफ सीखेंगे। और ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है HBSC के लिए भी, CBSE के लिए भी, और अदर जो भी बोर्ड में आप लोग पढ़ते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट। क्यों है? क्योंकि गारंटीड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता है आपका। ठीक है जी। तो क्या पैटर्न रहेगा जिसके अंदर आप सीखोगे कि √3, √5, √7 या अनदर वैल्यू जो अंडर द रूट के अंदर कोई वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती। ठीक है नहीं, अंडर द रूट के अंदर की सारी वैल्यू भी इरेशनल नहीं होती, आपको पता है। जैसे 4 का अगर रूट करते तो 2 बन जाता है। कुछ वैल्यू होती है, उन वैल्यू को जिनका हमें पहले से ऑलरेडी पता है उनको इरेशनल प्रूफ करने का मेथड सीखेंगे। किसी भी एक क्वेश्चन को आप सीखोगे, बस अनदर क्वेश्चन के अंदर उस वैल्यू को चेंज करना है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो आपको 1.3 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसने, टू प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। इससे पहले आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे, √2 वाला, √3 वाला। इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, जो हम क्वेश्चन अभी करेंगे √5 का, उस 5 की जगह वही वैल्यू पुट करनी है जो आपको प्रूफ करनी है, अगर कोई और क्वेश्चन चेंज होकर के एग्जाम के अंदर आ जाता है तो। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और सीखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। तो देखो जी, आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 1। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? इसने बोल दिया टू शो दैट अंडर द √5 इज एन इरेशनल। ठीक है जी। मैं इस स्टेटमेंट को एक बार बोर्ड के ऊपर राइट करता हूं। टू शो दैट अंडर द √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये क्या करना है? अपने को प्रूफ करना है, शो दैट करना है। आपको एक छोटी सी चीज़ मैथमेटिक्स के अंदर सीखने की ज़रूरत है। जब भी कोई क्वेश्चन आप प्रूफ करते हो, थ्योरम लेके चलते हो, तो जब हम मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो हमेशा उस पोर्शन का क्या लेके चलते हैं हम? अपोजिट पार्ट। क्या लेके चलते हैं? अब क्या प्रूफ करना है? ये इरेशनल। क्या लेके चलोगे? और बाद में हम प्रूफ करेंगे कि जो हमने लेट किया था सिस्टम, वो हमारी जो कल्पना है, वो जो हमारी अजम्पशन है, वो क्या है? गलत है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये नंबर रैशनल नहीं है, तो क्या है ये? समझ गए मेरी बात को? क्या है ये? इरेशनल है। बस यही फंडा है। इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या पैटर्न रहेगा वो देखोगे। तो इसको पहले क्या अज्यूम करके चलेंगे हम? रैशनल नंबर। क्या लेके चलेंगे? रैशनल। तो ध्यान से सीखेंगे। आंसर इसका रहेगा लेट अस assume that under the √5 is a rational number। कैसा नंबर है ये? रैशनल नंबर है। ठीक है जी। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी को। तो इसको भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट, ऐसा हम लिखेंगे। सो वी कैन राइट, या सो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर द √5 इक्वल टू P/Q। और साथ में कल भी बताया था कि Q नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? आपका 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? अब लेके चलते हैं जी, जो रैशनल नंबर की मेन कंडीशन है। रैशनल नंबर 2 प्रकार की फॉर्म में हो सकता है। एक होती है प्योर फॉर्म और एक होती है इम्प्योर फॉर्म। ठीक है जी। आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में बताने की कोशिश करते हैं। देखो जी, अपने पास एक पार्ट है 1/2 और एक अपने पास क्या है 2/4। क्या ये दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। लेकिन ये वाली प्योर फॉर्म है। क्यों प्योर फॉर्म है? कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर
कोई भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर है, इसकी प्योर फॉर्म बनेगी इसको कट करने के बाद, ठीक है जी। तो जब भी किसी रेशनल नंबर को हम सोल्व करते हैं, जब आप 4th क्लास में थे या 5th क्लास में थे या 3rd क्लास में थे, तो आपको जो आपकी मैम या जो आपके टीचर थे वो आपको एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सिस्टम मिलता था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना सिखाते थे। और उस टाइम समझ में नहीं आता था कि मैडम मारती क्यों है। ऐसा लगता था भाई जब उत्तर निकाल दिया तो इसको फिर मैडम मारती क्यों। आप प्रोबेबिलिटी वगैरह में सीखते हो, जब हम ऊपर कोई वैल्यू लिखते हैं नीचे कोई वैल्यू लिखते हैं तो आप बोलते हो क्या सर इसको कट करना ज़रूरी है। तो कट करना क्यों ज़रूरी है, उसको उसकी परफेक्ट फॉर्म में लेके आते हैं इसलिए, ठीक है जी। तो यहाँ एक छोटा सा फंड आपको यही समझना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझ गए जी। इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे, इसी बात के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। समझ गए जी। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे, ये वाला लिखने के बाद कि वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। तो आपको एक लाइन लिखवाते हैं यहाँ पे, ये वाली चीज़, वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन, यहाँ पर 1 के अलावा ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। इस पूरी लाइन की जगह पे आप एक और छोटा सा सेंटेंस में इसका काम चला सकते हो। आप लिख सकते हो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या लिख सकते हो, पी एंड क्यू आर को प्राइम उसी संख्याओं को बोलते हैं, उन दो संख्याओं को को प्राइम बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है 1, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो बुक के अंदर या बहुत सारे टीचर आपको ये भी सिखाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि टीचर ने तो ये सिखा दिया कि को प्राइम और यहाँ वाले टीचर ने ये बात लिख दी। मैंने ये बात क्यों लिखी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट मीनिंग आपको समझ में आता है। हमें क्या करना है, हमें 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर लेके आना है और प्रूफ कर देंगे जो अपनी बात पहले वाली जो हम लेके चले थे वो गलत है। समझ गए मेरी बात को, यानी कि अपने यहाँ सीधा सा मकसद ये है। लेकिन अगर हम यहाँ को प्राइम लिख देते तो शायद माइंड में वो बात चलती रहती है कि इसका मीनिंग क्या था। समझ गए जी। तो जिस बच्चे को याद रह सकता है, जिसको लगता है कि मैं आराम से इस चीज़ को कर सकता हूँ, वो यहाँ को प्राइम से भी काम चला लेगा। अदरवाइज आप लिखोगे वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बस यही लाइन अगर हम रॉन्ग साबित कर दें तो लिखेंगे जी ऊपर वाली भी रॉन्ग है और ऊपर वाली रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग है, और अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या है, इरेशनल। समझ गए जी। अब आपका जो मकसद है, जो आपका टारगेट है, वो है कि 1 के अलावा ऐसा कोई भी एक कॉमन फैक्टर लेकर के आना, पी और क्यू का। समझ गए जी। इसी क्वेश्चन को जब आपको 5 की जगह 2 के लिए करना है तो जहाँ जहाँ भी 5 होगा उसकी जगह क्या पुट करोगे 2। 3 के लिए करना है तो 3, 7 के लिए करना है तो, और कोई अनदर थिंग है और कोई अनदर चीज़ है तो उसके लिए भी ऐसे ही लेके चलेंगे। आगे वाला काम क्या है, आगे वाला काम बहुत आसान है, इसीलिए मैंने इस सिस्टम को इतने लंबे और बढ़िया तरीके से आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। आगे वाला काम करें, बस क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। दोबारा से लेके चलेंगे हम इस टर्म को। क्या था अपने पास, ये √5 इक्वल टू किसके बराबर था, ये p/q। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। वीडियो साफ साफ चल रही है, ब्लर वगैरह की दिक्कत नहीं है। फिर देखो जी, अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जिसकी, इसको इधर लेके आएंगे, √5 इंटू में q इक्वल टू किसके बराबर होगा। ईमानदारी से बताओगे, इस रूट को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्या करेंगे, वेरी गुड, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है जी। स्केयरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इसका स्केयर करते हैं, √5 q का इक्वल टू, अच्छा स्केयर करने के बाद क्या बनेगा, ये 5q स्केयर इक्वल टू, इस 5 को साइड लेके चलेंगे हम, क्या बनेगा, ये q स्केयर इक्वल टू p स्केयर बाई में 5। यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से अपने पास ऐसी वैल्यू आ गई कि q स्केयर की वैल्यू क्या है, q स्केयर की वैल्यू है कि p स्केयर 5 से डिवाइड होगा और जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें q स्केयर की वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये यहाँ पर, ये अपने पास हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि p स्केयर किससे डिवाइड होता है, इस बात को लिखेंगे, इस बात को क्या करेंगे, हम लिखेंगे। समझ गए जी। q स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, p स्केयर बाई में 5, इसी बात को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे p स्केयर इज डिविजिबल बाई
5। इसको इक्वेशन 1 मान के हम छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन मान के क्या कर देंगे हम, यहीं छोड़ देंगे। देन लिखेंगे सो ऑल्सो p इज डिविजिबल बाई, p भी किससे डिवाइड होता है, अगर कोई संख्या किसी से डिवाइड होती है, पिछले एक्सरसाइज में ये तो कहा था, अगर कोई संख्या किसी से डिवाइड होती है तो वो संख्या उसका क्या है, फैक्टर है। इट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ p। देन लेट करेंगे हम p इक्वल टू 5c, क्या लिखेंगे, p इक्वल टू फैक्टर ऑफ p। ठीक है जी, यहाँ आप समझने का प्रयास करें। आप ये बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने किसी संख्या को क्या लिखा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। अब यहाँ मैं क्यू तो लिख नहीं सकता क्योंकि क्यू को हम पहले यूज कर चुके हैं, तो क्यू की जगह कुछ लिख दिया। आप बोलोगे सर प्लस में r क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये वाला इसका फैक्टर है और फैक्टर पूरा डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत है। समझ गए मेरी बात को, इसकी पूरी फॉर्म ऐसे बनेगी p इक्वल टू 5q प्लस में r बनेगी। लेकिन क्यू को हम यूज़ कर चुके हैं तो इसकी जगह कोई और वेरिएबल यूज़ करेंगे, हमने c यूज़ कर लिया, और जब फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा 0, इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम नहीं लिखेंगे। समझ गए जी, ठीक है। अब इसका यूज़ किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, पुट कर देंगे, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या अपने पास ये वैल्यू, क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई में 5, ठीक है। इनको रोक के आओ वहाँ, इसकी जगह क्या वैल्यू रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, छोड़ का इनके नीचे, क्यू स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, 5c का स्क्वायर बाई में 5, ऐसा लिखेंगे भाई। इसको सोल्व करेंगे, क्या बनेगा ये 25c स्क्वायर बाई में 5, कैंसिल आउट करेंगे, अपने पास क्या टर्म बनेगी, ये बनेगी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इस टाइम पे 5 इधर था, उधर लेके गए थे, अब 5 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये इक्वल टू c स्क्वायर। देखो जी हमारे पास ये टर्म दोबारा से रिपीट होगी। ये वाला पोर्शन किसके लिए था, p स्क्वायर के लिए, ये वाला पोर्शन किसके लिए, इन्हीं 3 लाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है जी, लेकिन किसके लिए, क्यू के लिए। पहले किसके लिए किया था, p के लिए, अब किसके लिए लिखेंगे, तो हम बाद में ये प्रूफ कर देंगे कि जो 5 वो किसका फैक्टर है, p की जगह क्या आ जाएगा, क्यू, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये बात गलत साबित हो जाएगी, अपना क्वेश्चन वही समाप्त हो जाएगा। देखो जी इसके बाद क्या लिखना अपने को, हम अंत की तरफ चल पड़े इस क्वेश्चन का, आपका जो क्वेश्चन है यह समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ऑल्सो क्यू इज डिविजिबल बाई, सो 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू। इट मीन्स क्या मतलब हुआ भाई इसका, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। किसका फैक्टर है ये, विच इज कंट्राडिक्शन, लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी कल्पना क्या है, हेंस अंडर द रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। इसी क्वेश्चन के अंदर जब ये क्वेश्चन आपको 2 के लिए करना है तो 5 जहाँ भी आपने 5 यूज किया उसकी जगह क्या पुट करोगे 2, 3 के लिए करना तो क्या पुट करोगे 3, 7 के लिए किया है तो 7 पुट करोगे। समझ गए। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या था, इसने बोल दिया टू शो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या लेके चलोगे इसको, अपोजिट लेके चलोगे रेशनल। रेशनल है तो क्या लिख सकते हैं इसको, p बाई क्यू। बस आपकी ये मेन हेडिंग है, इसी लाइन के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन आपका
रहेगा, ठीक है, डिपेंड रहेगा। तो क्या लिखेंगे, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसी चीज़ को गलत सिद्ध करना अपने को, ठीक है जी। तो जब आप 2 के लिए करोगे तो आपका कॉमन फैक्टर 2 आएगा, 3 के लिए करोगे तो 3, और 7 के लिए करोगे तो 11 के लिए करोगे तो 11 आएगा, 13 के लिए करोगे तो 13 आएगा। समझ गए। तो क्या लिखेंगे, इसको दोबारा से लेके चलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या रहेगा 5, डिवाइड में आएगा। इसको लिखेंगे P² डिविजिबल 5, और P भी होगा तो इसका फैक्टर बनेगा। फैक्टर तो क्या लिख सकते हैं इसको 5C। 2 वाला होता तो क्या लिखते 2C, 3 वाला होता तो 7 वाला होता तो 11 वाला होता तो 11C। समझ गए। इस वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दोबारा से सोल्व करेंगे। अब की बार 5 किसके नीचे आएगा, ये Q के नीचे। 2 वाला होता तो 2 आता, 3 वाले में 3, 7 वाले में। तो यही लाइन जहाँ जहाँ P लिखा था उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, Q। तो लिख देंगे जी 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है P एंड Q का। तो ये तो हम बोलेंगे कि हमारी ही जो बात है, जो चीज़ हम ही लेके चले हैं वही गलत साबित होगी। तो क्या लिख देंगे कि ये क्या हो गया, इसका कंट्राडिक्शन होगी और हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो क्या लिख देंगे कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर। समझ गए जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला काम आपको करना है।